तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। और आज हम लोग शुरुआत में जो भी 28 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी। ये जो डॉक्यूमेंट आप पीडीएफ देख रहे हैं, फाइनेंस एक्ट 2022 जीएसटी अमेंडमेंट्स, ये पूरा डॉक्यूमेंट ये 49 पेजेस का है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं जब आप फाइनेंस एक्ट में जाएंगे, masterlearnings.com के फाइनेंस एक्ट में। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये रहा फाइनेंस एक्ट, इसमें आपसे यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये नोटिफिकेशन आया था 18/2022 डेटेड 28 सितंबर 2022। वैसे जनरली जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं जिस डेट को पब्लिश होता है उसी डेट को इफेक्टिव हो जाता है, अगर अलग से कुछ ना लिखा हो। तो इन्होंने अलग से लिखा है कि इसका इफेक्टिव डेट क्या होगा, 1 अक्टूबर 2022 होगा। 28, 29, 30 यानी कि 3 दिन बाद जो डेट आएगी 1 अक्टूबर 2022 को इफेक्टिव होगा। अब जीएसटी में बताइए 1 अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अक्टूबर के बाद आप कोई भी रिटर्न फाइल कर रहे हो, चाहे वो 1 फाइल कर रहे हो या 3B फाइल कर रहे हो, इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए आपको फाइल करना है। बताइए 1 अक्टूबर के बाद आप 1 और 3B का अभी डेट ड्यू है या नहीं है? कह लीजिए कितना, क्या ड्यू डेट है इसका? 11 तारीख है। जीएसटी 1 का 11 है, इसका 20 होगा या 22 होगा या 24 भी हो सकता है। अब इस 20, 22, 24 अक्टूबर को या 11 अक्टूबर को किस पीरियड का रिटर्न फाइल कर रहे होंगे आप? सितंबर का। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप सितंबर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए फाइल करना पड़ेगा जी। तो यही मतलब होता है, ये पूरे जीएसटी में यूनिवर्सल ट्रुथ है एक तरह से। जिस डेट को एप्लीकेबल हुआ ये पॉइंट टू पॉइंट चलता है। 1 अक्टूबर को एप्लीकेबल, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अक्टूबर के रिटर्न के बारे में बात कर रहा है, वो सितंबर के रिटर्न के बारे में बात कर रहा है। ये जितने भी डेट्स हैं उस सब में। अब मैं एक बात और बताता हूं, जैसे आपको पता होगा 30 नवंबर इज द लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग ऑफ क्रेडिट, यस और नो? यस। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो 100 to 114 में जहां जहां सितंबर का रिटर्न के बारे में बात कर रहा था, दैट इज जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में था। आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज दिखलाता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। 16 सबसेक्शन 4, ये हमारी किताब है, इसमें दिखला रहा हूं। ये रहा 16 सबसेक्शन। A registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services both after 30th November following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 8 नंबर सब्स्टिट्यूट किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर फॉर द वर्स्ट ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। बताइए क्या डेट आ रहा है इससे? आप किस डेट के बाद क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते थे? 20 अक्टूबर के बाद। 20 अक्टूबर के बाद है ना? तो सितंबर का रिटर्न आपको कब फाइल करना पड़ेगा? 20 अक्टूबर। तो आपको सितंबर के, और मैं फाइनेंशियल ईयर भी लिख देता हूं, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, ये 22-23 है। तो 21-22 का क्रेडिट करने का, क्लेम करने का, अवेल करने का लास्ट डेट क्या है? 20 अक्टूबर। हाँ, 20 अक्टूबर। और किस 3B में आपको क्लेम करना है? सितंबर के 3B में। यस और नो? यस। अब चेंज क्या आया है कि आप क्रेडिट कब तक क्लेम कर सकते हैं? 30 नवंबर। 30 नवंबर। इसका मतलब क्या हुआ? आपको किस मंथ, मतलब 3B किस पीरियड का होना चाहिए जिसमें आपको क्लेम करना है?
अगर QRMP रहेगा तो सितंबर और मंथली रहेंगे तो अक्टूबर। मंथली की बात करते हैं एक बार, मंथली में मंथली का अक्टूबर। अक्टूबर रहेगा। इसका मतलब आपको अक्टूबर के मंथ, अक्टूबर के 3B में आपको क्रेडिट क्लेम करना है। यस सर। और अक्टूबर का 3B का ड्यू डेट क्या है? 20 नवंबर। 20 नवंबर है, तो क्या 20 नवंबर तक आपको रिटर्न फाइल करना है? विद लेट फी और इंटरेस्ट नवंबर 30 तक कर सकेंगे। एक्चुअली ड्यू डेट 20 है। यस, तो 20 नवंबर तक आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 20 नवंबर के बाद भी अगर आप फाइल करते हैं तो भी आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यानी कि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अक्टूबर 3B विल बी फॉर क्लेम ऑफ क्रेडिट विल बी 30th नवंबर। यस सर। लेकिन 20 नवंबर के बाद अगर आप फाइल करते हैं तो ऑब्वियसली आपको क्रेडिट तो मिल जाएगा, लेकिन लेट फी और इंटरेस्ट और लेट फीस देना पड़ सकता है। करेक्ट है? यस सर। देना क्या पड़ सकता है? देना पड़ेगा। QRMP के केस में क्या हो रहा है? सितंबर का नवंबर तक फाइल कर सकते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या लास्ट डेट है? सितंबर का एक्चुअली अक्टूबर 20 है, लेकिन नवंबर तक विद लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं। सितंबर का लास्ट डेट क्या है? इसका लास्ट डेट क्या है? 25 है ना? नहीं, 22, 24। नहीं, QRMP के लिए शायद 25 ही है, मुझे याद नहीं आ रहा। 25 है शायद, है ना? 25 है। 25 अक्टूबर। गलत है तो कुछ चेंज कर लीजिएगा। ये 25 अक्टूबर तक। अक्टूबर का फाइल नहीं कर पाएंगे, नवंबर का फाइल नहीं कर पाएंगे, दिसंबर का फाइल नहीं कर पाएंगे। 25 अक्टूबर पेमेंट के लिए है, रिटर्न के लिए 22 ही है। 22 और 24। रिटर्न के लिए 22 है। 22 है, 22 और 24 है। यस सर, 22 और 24 है। हाँ, QRMP के लिए 22, 24 है। करेक्ट करेक्ट। और जो मंथली वाले हैं उसके लिए तो 20 ही है। यस सर, उसके लिए 20 है सर। हाँ। और 25 क्या है फिर? पेमेंट के लिए 25 सर, जो क्वार्टरली पेमेंट करना रहता है ना, मंथली पेमेंट क्वार्टरली रिटर्न के लिए, तो 25 तारीख का ड्यू डेट है सर। ओके। मतलब अब अगस्त का पेमेंट करना है तो मैं सितंबर 25 तक कर सकता हूँ। हाँ, जो PMT वाला है। यस सर, वो सिर्फ पेमेंट के लिए। हाँ, वो सिर्फ पेमेंट के लिए। लेकिन जब क्वार्टरली सितंबर में आते हैं तब फिर 25 तो नहीं आता है ना, फिर तो 20 नहीं, 22 लास्ट डेट है सर, 22 और 24। 22 और 24 आता। ठीक ठीक जी सर। रिटर्न मैं फाइल करता नहीं हूँ इसलिए याद नहीं। चलिए 22 और 24 है। 22-24 अक्टूबर होगा। यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर सितंबर का रिटर्न 22-24 अक्टूबर है तो यानी कि सितंबर के पीरियड में, सितंबर के 3B में उसको सारा क्रेडिट क्लेम करना पड़ेगा। जी सर। क्या वो 25 अक्टूबर को रिटर्न फाइल करता है सितंबर का 3B तो क्रेडिट क्लेम कर पाएगा? हाँ मिलेगा सर। यस, वो तो नवंबर तक करेगा तो भी मिलेगा। यानी कि सितंबर का, जी सर, वो 30 नवंबर को भी फाइल करेगा तो भी उसको क्रेडिट मिल जाएगा। करेक्ट है? यस सर। अब कंक्लूजन करें तो मंथली वाले के लिए कौन सा 3B? अक्टूबर 3B लास्ट डेट फॉर फाइलिंग 30th नवंबर। और क्वार्टरली वालों के लिए सितंबर 3B और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग 30th नवंबर। हाँ, अमित जी कुछ कह रहे हैं। जी सर, बस सेम यही है सर। यही होगा। ठीक। और यही क्लैरिफिकेशन वो प्रेस रिलीज से भी लेके आए। प्रेस रिलीज शायद हमने यहाँ अटैच किया है लास्ट। ये doubts have been raised whether the set extended timelines are applicable in respect of compliances for financial year 2023 or whether the same are also applicable for financial year 21-22. Doubts have also been raised whether the timelines for the set compliances stand extended to the date of filing or furnishing of return
statement for the month of November, or the said compliances can be carried out in a return or statement filed. In this regard, it is clarified that extended timeline for compliances listed in para 2 are applicable to the compliances of financial year 21-22 onwards. It is further clarified that the said compliances in respect of the financial year can be carried out in the relevant return or statement filed or furnished up to 30th November of the next financial year, or the due date of furnishing of annual return for the said financial, whichever is earlier. It is also clarified that no extension of the due date of filing of this or the due date is लीजिए, ठीक है, ये क्लैरिटी है? यस सर, मुझे- लेकिन एक क्लैरिफिकेशन, हाँ पूछिए। सर मुझे एक बात बोलनी थी कि क्लैरिफिकेशन थोड़ा बैड मिल रहा है, क्योंकि सर मान लीजिए सप्लायर ज्यादातर सितंबर या अक्टूबर का रिटर्न थोड़ा डिले ही करेगा, क्यों पूरा 21-22 का अगर ही कैंसिल करना है तो, लेकिन रिसिपिएंट जो है वो आईटीसी नहीं दे सकेगा कि इसने डिले किया है इसके लिए उस मंथ का। अभी सितंबर का अगर उसने नवंबर तक किया तो उसको आईटीसी रेसिपिएंट को बाद में मिलेगा, तो ये यहाँ पे थोड़ा अच्छा अच्छा, 21-22, 22-23, अब आप ये कह रहे हैं कि सप्लायर जो है उसका लास्ट डेट 30 नवंबर हो गया, सितंबर का 3B का, सॉरी अक्टूबर का 3B का। नहीं संतोष जी, एक बात बताइए, रिसिपिएंट को क्रेडिट किस रिटर्न के बेसिस पे मिलेगा? रेसिपिएंट को सप्लायर ने भी टैक्स पे करना चाहिए। नहीं किस क्रेडिट सर, के बेसिस पे मिलेगा? बेसिकली रिसिपिएंट को जो क्रेडिट टू बी नहीं 2B के हिसाब से मिलेगा उसको, जब तक वो दिखाएगा नहीं मिलेगा ही नहीं सर उसको। वन के बेसिस पे मिलेगा ना? नहीं 2B के बाद आएगा ना, 2A में आएगा जिसके 1 में करते हैं, जिसके बाद 2B में जब पेमेंट करते हैं, मतलब 1 के बेसिस पे मिलेगा ना, 1 आएगा तो 2B में नजर आएगा। 1 का लास्ट डेट क्या है? यस सर, 1 का लास्ट डेट क्या है? अब 1 समझो वो 30 नवंबर को करेगा सर। अच्छा 1 का लास्ट डेट तो बता दीजिए। 1 का 11 का तो 10 तारीख है सर, 11 तारीख सर, 11 और 13 दो डेट है 1 का। हाँ 13 QRM पे के लिए और 11 तारीख को मंथली। अच्छा चलिए ठीक है, 11 तारीख मान। अच्छा एक बात बताइए, अगर जीएसटी 1 में कोई रेक्टिफिकेशन करना है तो वो कब तक कर सकता है? 30 नवंबर 30 नवंबर उसका भी हो गया है? 30 नवंबर तक कर सकते हैं। 21-22 जी सर, 22-23। तो संतोष जी जो कह रहे हैं, देखिए आप कितना वैलिड है। मुझे अच्छा 37 में मुझे लास्ट डेट ऑफ करेक्शन ऑफ रिटर्न क्या हो गया सर? वो भी 30 नवंबर हो गया ना? 30 नवंबर हो गया। यस, इसका मतलब मैं 21-22 का अगर मुझे कोई करेक्शन करना है तो मैं किस मंथ का जीएसटी 1 में करेक्शन करूंगा? सर मैं किसी भी मंथ जो मेरा पेंडिंग है वो अप टू 30 नवंबर तक जो पेंडिंग रिटर्न है उसमें मैं कर सकता हूँ। किस मंथ में? लास्ट किस मंथ में? अक्टूबर के जीएसटी 1 में? यस नहीं मैक्सिमम अक्टूबर सर। वही मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम अक्टूबर जीएसटी 1 के। यस, इसी में करूंगा ना। अब ये अक्टूबर जीएसटी 1 का लास्ट डेट क्या है? 11 नवंबर है। 11 नवंबर। अगर मैं 11 नवंबर तक, अब एक बात बताइए संतोष जी, 21-22 का ही तो मैं करेक्शन की बात कर रहा हूं आपसे। 21-22 में मान लीजिए मार्च 2022 का अगर कोई इनवॉइस था जो अपलोड नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसको जो रिसिपिएंट है उसको क्रेडिट तो मार्च 2022 के 3B में वो क्लेम करना चाहिए था, उसने फाइल ही नहीं किया तो उधर डिले पे डिले चला ही आ रहा है। फिर और किस डिले और कितना डिले होगा? आज नहीं, मार्च 2022 नहीं का सर, एक मिनट, मार्च 2022 का अक्टूबर जीएसटी 1 में वो फाइल कर देता है, करेक्ट है? 11 नवंबर तक या फिर 30 नवंबर तक। 11 नवंबर तक तो फाइल किया तो अक्टूबर के 3B में ले लेगा, 11 नवंबर के बाद फाइल किया और 30 नवंबर तक फाइल किया
तो वो नवंबर के 3B में क्रेडिट क्लेम कर लेगा। कौन से मंथ का, कौन से फाइनेंशियल ईयर का? 21-22 का। बताइए अमित जी क्या कह रहे थे? सर जब तक टूबी में दिखेगा नहीं वो लेगा नहीं। हाँ तो मार्च दिखाई, का भी जो अगर वो लेना रहेगा तब अगर वो GSTR 1 में डालेगा तभी तो उसको दिखेगा, तो मार्च का भी तो वो नवंबर तक ले ही नहीं पाएगा। और अगर अक्टूबर में भी अमेंडमेंट कर रहा है वो तो नवंबर में दिखेगा, क्योंकि समझो सपोज सर 11 तारीख ड्यू डेट थी, मेरी मिस हो गई, मुझे नहीं करना था क्योंकि मुझे टारगेट था 30 नवंबर, मैं 25 नवंबर को बैठा और मेरे जितने भी पेंडिंग रिटर्न थे करेक्शन ये वो मैंने सब कुछ कर दिया। तो ये जो नवंबर का करेक्शन है ये तो दिसंबर में दिखेगा टूबी में, वही बोला मैंने क्योंकि उस एग्जैक्टली। वो महीना तो अगर स्किप हो गया। 11 नवंबर से पहले कर दिया तो उसको अक्टूबर के मिलेगा। 3B में ले लेगा। 11 नवंबर के बाद किया तो नवंबर के 3B में ले लेगा। 11 नवंबर और 30 नवंबर सर के बीच में किया तो। हाँ सर लेकिन अगर अपन 11 नवंबर की बात करते हैं, मैं सप्लायर के एंड से बताता हूँ सर, तो वो टूबी में कभी दिखेगा? वो तो नेक्स्ट मंथ में दिखेगा, दिसंबर में। तो वही तो बोल रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ में लेगा। सर लेकिन दिसंबर का क्रेडिट फिर यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ डेट नवंबर दिया है तो कैसे मिलेगा? अच्छा, डेट तो 30 नवंबर करेक्शन इस सब चीज का दिया है, लेकिन टूबी में दिखेगा दिसंबर महीने में, करेक्ट। तो वो दिसंबर के टूबी में जाएगा, मतलब GST रिटर्न में तो वो तो डिसअलाउ कर देंगे, बोलेंगे ये तो नवंबर के बाद लिया आपने। नहीं, नहीं तो हमको ये करना पड़ेगा कि उसको इनपुट लेके उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और जब वो अपलोड करते हैं तभी लेना पड़ेगा। नहीं नहीं वो तो कर ही नहीं पाएंगे आप। एक बार फिर से टाइमलाइन लिखते हैं। जी 21-22, 22-23, 22-23 ठीक से नहीं चल रहा है। अक्टूबर का 3B, सॉरी अक्टूबर का GSTR 1, इसका लास्ट डेट क्या है होना चाहिए? 11 नवंबर, है ना? हाँ सर। और अगर 11 नवंबर तक फाइल कर देता है ये GSTR 1 तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। तब तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब इसको हम लोग कह रहे हैं अक्टूबर का GSTR 1 वो 20 नवंबर को फाइल करता है। जी सर। अगर वो 20 नवंबर को फाइल करता है तो रिसिपिएंट के 3B में कब नजर आएगा? दिसंबर, नवंबर महीना में सर। नवंबर, नवंबर के 3B में नजर आ जाएगा। जी सर, 3B या 2B में नजर आएगा सर। हाँ, नवंबर के 2B में नजर आएगा, है ना? यस। जी सर, यस। और नवंबर का 2B और नवंबर का 3B वो कब फाइल करेगा? 20 और दिसंबर। दिसंबर में करेगा सर। 30 नवंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, नहीं, तो अगर 30 नवंबर को कर देता है तो क्लेम कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा, वही तो मेरा क्वेश्चन था। नहीं नहीं, 30 नवंबर के बाद करता है तब तो नहीं कर पाएगा। नहीं। लेकिन 30 नवंबर को 3B फाइल कर देता है तो कर पाएगा। मतलब पूरा बिजनेस एक ही बिजनेस है, एक ही परचेज, उसमें मोटा मतलब है, 50 लाख का क्रेडिट है, एक ही बंदे से ट्रांजेक्शन करता है पूरे साल में। ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कोई एक केस तो मिलेगा ही पूरे इंडिया में। अक्टूबर का रिटर्न सर अगर वो 30 नवंबर को भी फाइल करता है तो वो नवंबर महीने में दिखेगा। नहीं, नवंबर का 3B 30 नवंबर को अगर फाइल कर देता है तो क्रेडिट मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा सर, नवंबर का 3B 30 तारीख को फाइल ही नहीं होगा, नहीं कर वो 1 तारीख को फाइल होगा। अच्छा, वो फाइल ही नहीं होगा, पोर्टल नहीं फाइल करने देगा? नहीं सर, नहीं सर, नहीं अलाउ करेगा। नहीं सर, नहीं, वो मंथ कंप्लीट होने पे फाइल होने देता है। अच्छा, तो चलिए उसको तो काम ही खत्म है। सर ऑप्शन एक ही है कि अक्टूबर में उसको जो अपलोडेड नहीं है उसको लेके उसको रिवर्स करके बाद में जब भी वो अपलोड करेंगे तभी लेना है। अच्छा ठीक है संतोष जी, उस पर आते हैं।
लेकिन ये तो निश्चित हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हर हालत में जो सप्लायर है उसको जितने भी पुराने इनवॉइस है आउटवर्ड सप्लाई, उसका करेक्शन उसको अक्टूबर के जीएसटी 1 में करना ही पड़ेगा। यस सर, यस। और करने के बाद उसको 11 नवंबर तक उसको फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक बात है? यस सर। तो अच्छा कंक्लूजन निकला है कि सप्लायर साइड में, मतलब रिसिपिएंट को तो कह रहे हैं 30 नवंबर तक क्लेम कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर इसको इंप्लीमेंट करना चाहें हम लोग तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका सप्लायर आपको कोऑपरेट करे और हर हालत में 21-22 का जितने भी रिटर्न है वो अक्टूबर के जीएसटीआर 1 में फिल कर दे और 11 नवंबर तक फाइल कर दे। सर इसमें एक चीज और देखिए ना सर, कि जैसे ये तो आईटीसी क्लेम करने का डेट है 30 नवंबर। हाँ, तो 37 में भी कोई अमेंडमेंट किया है क्या? ये 37 का ही अमेंडमेंट तो है, जीएसटीआर 1 का लास्ट फाइल करने का लास्ट डेट। नहीं, कौन सा? जीएसटीआर 1 का ना? सेक्शन 37 क्या है? जीएसटीआर 1 का है ना? हाँ, जीएसटीआर 1 का है। इसका लास्ट डेट, पहले करेक्शन का लास्ट डेट क्या था? वही सितंबर वाला था। जी जी जी। उसको 30 नवंबर कर दिया। अच्छा, वही डिस्कस कर। तो दोनों को अगर एक साथ पढ़ते हैं, वो इनवॉइस अगर छूट गया है सप्लायर साइड में तो उसको अक्टूबर के जीएसटीआर 1 में ड्यू डेट के अंदर जमा कराना पड़ेगा और ड्यू डेट के अंदर जीएसटीआर 1 फाइल होना चाहिए, तभी रिसिपिएंट को फायदा मिलने वाला है। दूसरा बात, अगर ऑलरेडी था और रिसिपिएंट से छूट चुका है, ऑलरेडी 2B में नजर आ रहा था लेकिन रिसिपिएंट ने उसका क्रेडिट नहीं क्लेम किया, वो तो ले सकता आराम से, तब वो अक्टूबर के 3B में ले सकता है। वो एनी टाइम ले सकते हैं, उसको कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अक्टूबर के 3B में। लेकिन और लेट भी करेगा तो 30 नवंबर को भी फाइल करेगा तो भी लगेगा? नहीं, फाइल करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अक्टूबर का 3B में ले सकता है। हाँ हाँ हाँ, अक्टूबर का 3B जब फिर भी 30 नवंबर तक फाइल करना चाहिए। अक्टूबर का 3B फिर 30 नवंबर तक फाइल करना चाहिए। नवंबर के 3B में तो ले ही नहीं सकता। अक्टूबर तक के 3B में ले सकता है, सितंबर का भी लगा रहा है तब भी ले सकता है, अगस्त का लगा रहा है तब भी ले सकता है। करेक्ट। अक्टूबर तक के 3B में ले सकता है। तो अगर कोई इनवॉइस मिसिंग है 21-22 का, तब तो सप्लायर को आपको बोलना पड़ेगा भैया 11 नवंबर तक हर हालत में जीएसटीआर 1 फाइल कर दो। अगर मिसिंग नहीं है तब रिसिपिएंट अक्टूबर तक के 3B में ले सकता है फाइल, लेकिन 30 नवंबर तक होना चाहिए जी। ठीक है। तो मिसिंग इनवॉइस का केस, मतलब मिसिंग इनवॉइस तो नहीं, इनवॉइस नजर आ रहा है लेकिन आईटीसी क्लेम नहीं किया। ठीक बात है। क्रेडिट नोट में भी उन्होंने 30 नवंबर कर दिया है। हेलो जी सर, मैंने पिछले साल का। हाँ, क्रेडिट नोट इश्यू करने का लास्ट डेट क्या हो गया? 30 नवंबर, 21-22 30 नवंबर और 22-23। क्रेडिट नोट क्या करेगा? सप्लायर के आउटपुट टैक्स को कम कर देगा। यस सर। और रिसिपिएंट के क्रेडिट को भी कम कर देगा। ठीक बात है। यस सर। अब इनवॉइस किस पीरियड का है? 21-22 का। इस 21-22 के इनवॉइस को अमेंड करने के लिए वो क्रेडिट नोट का लास्ट डेट क्या होगा? 30 नवंबर। 30 नवंबर होगा। एक बात बताइए, ये अगर 30 नवंबर को मैं अगर कोई क्रेडिट नोट इश्यू करता हूं तो वैलिड या इनवैलिड? फाइल तो दिसंबर में होगा, फाइल तो दिसंबर में होगा सर। वो जिस फाइनेंशियल ईयर का है आपको वहां बताना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो मार्च में आएगा सर, 21-22 से। तो एक मिनट देख लेते हैं। ये 34 सबसेक्शन 2 उन्होंने किया है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन उसमें सर पढ़ लें एक बार लॉ, अमित जी। जी हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सर।
Any registered person who issues a credit note in relation to a supply of goods or services or both shall declare the details of such credit note in the return. अच्छा, issue का बात नहीं करी है. In the return for the month during which such credit note has been issued, but not later than 30th November following the end of the financial year in which such supply was paid. Okay, अब ठीक है. बताइए, इसका मतलब ये हो गया, एक बार दोबारा से 21-22 और लास्ट डेट क्या है? 30 नवंबर। 30 नवंबर। 30 नवंबर। और ये क्या कह रहा है? क्रेडिट नोट को रिटर्न में फर्निश हो जाना चाहिए कब तक? 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। Shall declare the details of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued. ठीक है। सर उसको 10 तारीख 11 अक्टूबर तक कुछ भी करके उसको करेक्शन या जो भी है करना ही है अक्टूबर के रिटर्न में। क्रेडिट नोट किस में जाएगा? जीएसटी 1 में जाएगा ना जी, 1 में जाएगा सर। तो 30 नवंबर तक कर सकता है सर। 30 नवंबर तक कर सकता है। सर एक चीज पूछना था, मनीष बोल रहा हूँ मैं। हाँ मनीष जी। सर जैसे बैलेंस शीट तो सर हमारी फाइनल बनी चुकी है, तो ये जो फाइनेंशियल क्रेडिट आएंगी तो इसका रिकंसिलेशन कैसे बनाएंगे सर? अकाउंट्स वाले बताएंगे, बताइए। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट तो आएगा ही नहीं सर जीएसटीआर 1 में। अरे सुनिए ना, एक मिनट मनीष जी। जी सर। मनीष जी पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, क्रेडिट नोट कैन बी इशूड और नॉट, फिर वो बैलेंस शीट वाले में रिकंसिलेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो बड़ा स्मॉल इशू है, कोई खास नहीं है, लेकिन वो हो जाएगा। क्रेडिट नोट सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसा क्रेडिट नोट मानो अक्टूबर का था, लास्ट ईयर 21-22 का करेक्शन था, लेकिन मैंने 30 नवंबर को रिटर्न फाइल किया सर। हाँ अमित जी, एक मेरा अक्टूबर का रिटर्न मैंने 30 नवंबर को। अमित जी एक करके पॉइंट एक बार डिस्कस करते तो समझना जी सर। अच्छा, रिवर्सल का कोई लास्ट डेट है? नहीं, कोई लास्ट डेट नहीं है। मैं रिवर्सल तो कभी भी कर सकता हूं। में तो नहीं। हाँ, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है 30 नवंबर तक डालने में। हाँ, जब रिवर्सल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी भी रिवर्सल कर सकता हूँ जी। तो क्रेडिट नोट बोलता है हर हालत में कब तक डिक्लेयर करना होगा? 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक, मतलब किस अक्टूबर के रिटर्न में, अक्टूबर के जीएसटी 1 में शो कर दीजिए। यस। और ये अक्टूबर का जीएसटी 1 में शो करने के बाद आप उसको 30 नवंबर तक भी अगर फाइल करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं। अक्टूबर क्यों? मैं नवंबर के जीएसटी 1 में भी फाइल नहीं कर सकता? सर वो तो दिसंबर में फाइल होगा ना, नवंबर का तो। अच्छा, वो दिसंबर में होगा, ठीक है, छोड़ो। तो इसका मतलब अक्टूबर तक है। और ये 30 नवंबर तक भी फाइल करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी सर, इसमें एक डिलिंकिंग का जो प्रोविजन आया है उसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। एक मिनट। और रिसिपिएंट मान लीजिए अक्टूबर जीएसटी 1 का वो 30 नवंबर को क्रेडिट नोट फाइल करता है, मतलब 30 नवंबर को जीएसटी 1 फाइल करता है, तो रिसिपिएंट इसका रिवर्सल कब करेगा? दिसंबर के 3B में करेगा। वैलिड या इनवैलिड? वैलिड है। अब आप दूसरा बात सोचिए, अगर ये क्रेडिट नोट अक्टूबर के जीएसटी 1 में शो नहीं करता है तो क्या होगा? और ये शो करता है लेकिन वो 30 नवंबर के बाद फाइल करता है, तो उस क्रेडिट नोट का स्टेटस बताइए। सर इसका जो सप्लायर है ना, हाँ, सप्लायर को बेनिफिट नहीं मिलेगा। सप्लायर का आउटपुट टैक्स कम नहीं होगा, रिसिपिएंट को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो रिवर्सल कभी भी कर सकता है। अक्टूबर जीएसटीआर 1 ये फाइल कर रहा है 1 दिसंबर को, तो सप्लायर का टैक्स कम नहीं होगा और रिसिपिएंट का क्रेडिट भी कम नहीं होगा। ठीक बात है ना?
रिसिपिएंट को तो पेमेंट करना तो कभी भी कर सकते। नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सब अगर अक्टूबर का GSTR 1 वो 1 दिसंबर को फाइल करता है तो सप्लायर का आउटपुट टैक्स कम नहीं होगा जी। और रिसिपिएंट का क्रेडिट भी रिवर्सल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात। इस क्रेडिट नोट का स्टेटस क्या होगा? फाइनेंशियल क्रेडिट। Yes, it will become financial credit. It will become financial credit. अब अमित जी आप क्या कह रहे थे बताइए। ये जो रिवर्सल है सर, हाँ, तो रिवर्सल हाँ। तो एनी हाउ करना ही पड़ेगा। उसके लिए टाइम लिमिट नहीं है। वो किसके लिए? जिसका हमने क्रेडिट लिया है, जो 6 मंथ में पेमेंट नहीं है 39 वाला, उसके लिए है। अगर मैं GSTR 1 में क्रेडिट नोट दिखाता हूँ तो अगर सामने मेरी रिसिपेंट पार्टी है, उसको वो क्रेडिट नोट के सामने डेबिट नोट लेना ही पड़ेगा और उसका क्रेडिट कम करना पड़ेगा। उसके लिए टाइम लिमिट नहीं है, 2 महीना 3 महीना, ऐसा कोई एक्सटेंशन नहीं है। हाँ अमित जी, मानो सर, अमित जी सितम हम लोग, संतोष जी का एक पॉइंट रह गया था, मैं वो कंप्लीट कर देता हूँ। संतोष जी बोल रहे थे एक बार लेके फिर रिवर्स कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। संतोष जी आप कौन सा एक पॉइंट बोल रहे थे? शायद एक बार ले लीजिए उसके बाद रिवर्स कर लीजिए। नहीं सर, मेरा कहना कि जिसने अगर अपलोड नहीं किया इनवॉइसेस हाँ, तो उसका आईटीसी आप सितंबर महीने का या अक्टूबर महीने में रिटर्न्स में ले लीजिए 3B में, और उसको बाद में रिवर्स कीजिए, और जब वो अपलोड करेगा तभी उस महीने में लीजिए। चाहे वो होगा कि दिसंबर में हो तो कभी भी ले सकते हैं। नहीं, रीअवेलमेंट, हाँ, रीअवेलमेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ 180 डेज का पेमेंट में ही है और कहीं नहीं है। अगर छूट गया तो छूट गया। यस सर। तो ये रीअवेलमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले अवेल कर लीजिए, फिर पेमेंट नहीं किया तो रिवर्स कर दीजिए, जब दोबारा पेमेंट करेंगे तो रीअवेल कर लीजिए। ये सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है। अगर इनवॉइसेस 21-22 का अपलोड नहीं हुआ टाइम पे तो आप उसका क्रेडिट कभी भी अपने जीवन में नहीं ले सकते। ठीक है संतोष जी। और सब्जेक्ट तो 2B में आना चाहिए सर इनवॉइस, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। हाँ, अगर 2B में आया ही नहीं 21-22 का टाइम से तो आप कभी नहीं ले सकते। अब आइए दोबारा से अमित जी, अब जो आप बोल रहे हैं क्रेडिट नोट जी सर। का रिवर्सल कंपलसरी नहीं है। क्रेडिट नोट का रिवर्सल तभी कंपलसरी है जब वो GST क्रेडिट नोट बने, और GST क्रेडिट नोट बनने के लिए उसको उसके सेक्शन 34 के कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट बन जाता ऑटोमेटिकली। ना आउटपुट टैक्स कम होगा, ना इनपुट टैक्स कम होगा। यस सर, यही मैं बता रहा था। उसमें 2 मेथड थे ना सर, एक फाइनेंशियल है और एक प्रॉपर क्रेडिट नोट है। हाँ, तो अब इसमें जो टाइमलाइन लिखा हुआ क्रेडिट नोट का कि आपको नवंबर तक के रिटर्न, नवंबर तक आप अक्टूबर के GSTR 1 में फाइल हो जाना चाहिए। तो अगर नहीं होता है, अगर होता है, एक तो नहीं होता है, तब भी वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट बन जाएगा। हो गया और 30 नवंबर के बाद फाइल किया तब भी फाइनेंशियल क्रेडिट नोट बन जाएगा जी। और इसमें थोड़ा सा डीलिंकिंग वाला प्रोविजन बता दीजिए ना सर। क्या है डीलिंकिंग वाला? अच्छा, हाँ, इसी में। इसमें नहीं हुआ था डीलिंकिंग हुआ था डेबिट नोट। अच्छा, क्या है सर वो? ये हमने डिस्कस किया है, आप देखिएगा क्लासेस वॉल्यूम 1 की, उसमें डिस्कस किया सर। डीलिंकिंग क्या था सर बिफोर? ये 2000 ये रहा। ये जो 9 नंबर है ना, यहाँ से डीलिंग किया है, यहाँ नहीं, ये है ओमिटेड इनवॉइस रिलेटिंग टू सच फाइनेंस एक्ट। 9 नंबर, हाँ 9 नंबर तो है। अब देखिए, इसका है ना पूरा दिया हुआ है, ये सर्कुलर नंबर, इसमें ये सब लिखा हुआ है। डेबिट नोट जिस डेट को इश्यू होगा जी, मान लीजिए 20-21 का इनवॉइस, उसका डेबिट नोट आप इश्यू कर रहे हैं 22-23 में। इनवॉइस यहाँ का, इसका डेबिट नोट आपने यहाँ इश्यू किया, तो आपको क्रेडिट, लास्ट डेट ऑफ क्लेम ऑफ क्रेडिट क्या होगा? इनवॉइस का डेट का या डेबिट नोट के डेट का? डेबिट नोट। पहले इनवॉइस की डेट का था। पहले इनवॉइस का था, अब डेबिट नोट। इसी को डीलिंकिंग कह रहे हैं। अच्छा,
उसमें रेफरेंस नहीं डालना इनवॉइस का, हाँ जी, उसमें रेफरेंस नहीं देना है डेबिट नोट में इनवॉइस का। हाँ दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरा इसका पढ़ लीजिएगा जी जी। और क्लासेस में तो है ही। अच्छा, और क्या अमेंडमेंट आया था, प्रेस रिलीज में देख लेते हैं। तो 16/4 डिस्कस कर लिया, क्रेडिट नोट डिस्कस कर लिया, जीएसटी 1 डिस्कस कर लिया, 39(9) ये रेक्टिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स फर्निश इन द रिटर्न, और एक टीसीएस वाला। तो ये मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट यही 3 था, वो हम लोग कर चुके हैं। अब मैं आपके पास आता हूं, ये अब आईटीसी के डिस्कस कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ आता हूं। इन्होंने आईटीसी में क्या किया है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में एक डबल ए डाला था 1 जनवरी 2022 से। क्या था इसमें 2B वाला था शायद। कि भैया द डिटेल्स कि जीएसटी 1 में सप्लायर डालेगा और 2B में नजर आएगा तभी वो क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। हेलो, जी जी। अब आप एक बात सोच के देखिए, ये आप इसके वीडियोस हैं यूट्यूब में, ये डबल ए तो 1 जनवरी 2022 से डाला, हाँ लेकिन इसका सिस्टम वो रूल में 36 सब रूल 4 में डाल चुके थे ये। हेलो, तो रूल 36 सब रूल 4 बेसिकली अनाथ था 1 जनवरी 2022 से पहले, इसका पेरेंट सेक्शन नहीं था। बिना पेरेंट सेक्शन के क्या रूल इफेक्टिव हो सकता है? हेलो, बिना पेरेंट सेक्शन के क्या रूल इफेक्टिव हो सकता है? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलेंगे आप। नहीं नहीं सर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आज जो लॉ है सीजीएसटी एक्ट, ये पार्लियामेंट ने पास किया है। जी। रूल कौन बनाता है? Yes, एग्जीक्यूटिव sir. बनाता है। हम्म, तो एग्जीक्यूटिव के पास डेलीगेटेड पावर होना चाहिए तभी तो रूल बनाएगा। हेलो, जी जी। बराबर तो, सर। तो वो पावर ही नहीं था, इसीलिए रूल 36 सब रूल 4 को चैलेंज किया गया है कोर्ट्स में। अब एक बात है कि डिपार्टमेंट क्या कहेगा, सर पावर तो था हमारे पास। बोले सर कहां लिखा हुआ है? तो वो दिखलाएगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, every registered person shall subject to such conditions and restriction as may be prescribed। क्या कह रहा है ये रूल 16 सबसेक्शन 1 कि पावर है, कहां से है? हेलो, रूल 36। 16 सबसेक्शन 1 बोला रूल 36 सब रूल 4 का माई बाप है, पेरेंट सेक्शन है, ये रहा 16 सबसेक्शन 1। अब इधर वाला वकील पिटिशनर का वकील क्या कहा, बोला सर अगर यही वाला था तो फिर ये क्यों डालने की जरूरत पड़ी 16 सबसेक्शन डबल ए में? आ रहा है समझ में? तो ये सब तो कोर्ट में जाके जज को समझाया जाएगा और क्या क्या और प्ली लिया जा सकता है वो है। अब ये 1 जनवरी 2022 में यहां तक नहीं रुके, उन्होंने क्या किया, एक पीए लेके आए। The details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted। इसका मतलब आप सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए कि आपके पास इनवॉइस या बाकी डॉक्यूमेंट है, बी यू हैव रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज, डबल ए कि 2B में नजर भी आ रहा है। तो देखिए ए इनवॉइस है, वो इनवॉइस 2B में नजर आ रहा है, दैट इज डबल ए। बी गुड्स और सर्विसेज रिसीव किया, सी सप्लायर ने आपका टैक्स पे कर दिया, और बीए में लिख रहा है कि सेक्शन 38 में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। अब आप देखिए बीए में ये ऐड किया और सेक्शन 38 के सारे जो सेक्शन 38 था कि इसके लिए जीएसटी 2 के लिए था, इनवर्स सप्लाई के लिए, उन्होंने चेंज ही कर दिया। मैं आपको किताब में दिखाता हूं। रिटर्न
और इसका डिटेल वीडियो हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। आपके साथ लाइव क्लास ली थी ना हमने जब फाइनेंस बिल आया था। यस सर। लेटेस्ट में जाइए मास्टर लर्निंग्स के, और नहीं, फाइनेंस एक्ट में जाइए, फाइनेंस एक्ट 2022 में जाइए। ये देखिए, इसमें हमने क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया था वो सारा कुछ इस वीडियो में। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 38 में रिस्ट्रिक्शन उन्होंने क्या डाला। ये देखिए, कब से एप्लीकेबल है? 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल है, यानी कि सितंबर 2022 का जब आप क्रेडिट क्लेम कर रहे होंगे तो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई होना है। द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, यानी कि आपका सप्लायर जो जीएसटी 1 फाइल करेगा, एंड ऑफ सच अदर सप्लाई एज में भी प्रिस्क्राइब, अभी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। एंड एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, पहले लैंग्वेज क्या होती थी? ऑटो ड्राफ्टेड होती थी, अब क्या है? ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट containing the details of ITC shall be made available electronically to the recipient of such supply in such form। कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? to be and manner within such time and subject to such condition and restriction as may be prescribed। The conditions and restriction, the auto generated statement under subsection 1 shall consist of to be, अब expand होगा, टू बी में जो नजर आ रहा है उससे ज्यादा नजर आएगा, इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज के डेट में बताइए? आज 2A और 3B में अगर मिसमैच होता है तो डिपार्टमेंट आपको कहता है क्रेडिट रिवर्स करो, यस और नो? किस ग्राउंड पे रिवर्स करवाता है? जब मैचिंग अलाउड ही नहीं है, मान लीजिए 17-18 में मैचिंग अलाउड ही नहीं है, 18-19 में मैचिंग अलाउड ही नहीं है, किस ग्राउंड पे रिवर्स करवाता है? कि क्लॉज 2A में नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्लॉज C जहां सप्लायर हैज इज रिक्वायर्ड टू पे योर टैक्स, तो 2A में नजर नहीं आ रहा है तो डिपार्टमेंट कहता है इसका मतलब सप्लायर ने आपका टैक्स दिया ही नहीं। यस और नो? जी सर। ए के कारण, क्लॉज ए के कारण। अब एक बात बताइए, अगर सप्लायर ने आपका टैक्स नहीं दिया, सप्लायर 1 फाइल कर रहा है और 3B फाइल कर रहा है, तो सप्लायर जो टैक्स देगा वो 3B से देगा ना? जी सर। 1 में उसने आपका इनवॉइस अपलोड नहीं किया लेकिन B2C से पेमेंट कर दिया, DRC 03 से पेमेंट कर दिया, तो क्या रिसिपिएंट का क्रेडिट रिवर्स होना चाहिए? नहीं। लेकिन डिपार्टमेंट करता है सिर्फ ये कह के कि 2A में नजर नहीं आ रहा। एक्चुअली में डिपार्टमेंट को सप्लायर के पास जाना चाहिए और सप्लायर से पूछना चाहिए कि इसका इनवॉइस का आपने 1 में अपलोड नहीं किया, क्या इसका पेमेंट हुआ है? तो ये बताएगा ना क्या रिसिपिएंट के पास कोई ऐसा यंत्र है, तंत्र है जिससे ये पता लग जाए कि सप्लायर ने इसका टैक्स जमा कर दिया गवर्नमेंट को 3B के थ्रू? नहीं। तो ये जो सेक्शन 38 है, ये सब इसकी कहानी रिसिपिएंट को किसी तरह से पता लग जाए कि सप्लायर ने उसका टैक्स पे किया या नहीं किया। तो देखिए सेक्शन 38 में अजीब अजीब से प्रोविजन है, लेकिन है। The details of supply in respect of such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient on account of details of the said supply being furnished under section 37। मतलब इस ग्राउंड पे रिसिपिएंट क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा। पहला, by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed। क्या मतलब बना कि एक नया सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन लिया आज, अब देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर गवर्नमेंट टेंडर निकालती है और टेंडर कहती है कि वही भरेगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। मान लीजिए ए टेंडर भरना चाहता है लेकिन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, नया ना बिजनेस शुरू करना चाहता है, एक यंग एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप कंपनी है और उसने रजिस्ट्रेशन लिया 1 अक्टूबर 2022।
ठीक बात है। अब इसने क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन लिया है, ये वाला जो सेक्शन क्लॉज 1 है, ये कहता है कि भैया ये क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन लिया है, हम 2 महीने तक इससे आप जो भी खरीदेंगे हम इसका क्रेडिट नहीं देंगे। अरे आ रहा समझ में? जी सर। तो अगर आप नए सप्लायर से खरीदते हैं तो हो सकता है, प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज किया हुआ है, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये सप्लायर के लिए कह रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? सप्लायर है। देखिए, डिटेल्स ऑफ द सच सप्लाई बीइंग फर्निश्ड अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 or by any registered person who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed। तो अगर सप्लायर ने 2 महीने तक अगर 3B फाइल नहीं किया तो आपका क्रेडिट अपने आप ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब 2B जब जनरेट होगा, ऑटो जनरेट होगा, तो हर एक सप्लायर का जो इनवॉइस अपलोड हो रहा है वो चेक करेगा कि इसका फाइल हुआ है नहीं हुआ। अच्छा, आज के डेट में क्या दिखलाता है 2B की सप्लायर ने उसका 2B फाइल हुआ है या नहीं, 3B फाइल हुआ है या नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, शो करता है खाली 3B शो करता है कि 3B फाइल हो चुका है। हाँ, लेकिन मेरा इनवॉइस फाइल किया है कि नहीं किया है, मेरा इनवॉइस से रिलेटेड टैक्स जमा किया है कि नहीं किया, ये कहाँ शो करता है? ये नहीं शो करता है। तो नहीं। तो इसका मतलब ये क्लॉज 2 सिर्फ 3B के लिए जो आज भी नजर आ रहा है। अब उसने आपका इनवॉइस किया या नहीं किया, इसका मतलब ये कैसे पता लगेगा? 1 और 3B का डिफरेंस बताएगा ये। चलिए आने दीजिए रूल। By any registered person, the output tax payable by whom, in accordance with the statement of output supply furnished by him under the said subsection during such period as may prescribe exceeds the, अच्छा ये तो लिख ही दिया, 1 और 3B में अगर डिफरेंस है तो वो आपको बताएगा। हेलो, by any registered person during such period as may prescribe has availed credit of input tax credit that exceeds, अगर आपका सप्लायर जितना ITC 2B में उससे ज्यादा क्रेडिट क्लेम करता है तो भी बताएगा आपको। तो कहाँ पे बताएगा? अब ये 2B में भी बताएगा और कहाँ बताएगा? Where supplier avails ITC in excess of what is appearing in GSTR। आपका सप्लायर चकाचक होना चाहिए, क्या बोलते हैं आप? और ये क्या कह रहा है? By any registered person, the output tax payable by whom, in accordance with the statement of output supply furnished by him under the said subsection during such period as may present exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may prescribed। क्या मतलब हुआ इसका? By any registered person, the output tax payable by him in accordance with the statement of outward supplies, GSTR 1, ये तो GSTR 1 है। और आउटपुट टैक्स पेबल बाय हिम, by any registered person, output tax payable by whom in accordance with the statement of this furnished by him under such exceeds the output tax paid by him। हाँ वही है, यानी कि GSTR 1 tax is greater than GSTR 3B tax payable tax paid। तो आपका सप्लायर 1 में 100 रुपया दिखला रहा है, आप पे कर रहा 80 रुपया, तो बताएगा। और अगर आपका सप्लायर 2B से ज्यादा अगर ITC क्लेम कर रहा है तो बता देगा। ITC is greater than GSTR। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों का मतलब क्या है? सर ये इफेक्टिव कब से है सर? ये इफेक्टिव कब से है?
हो गया इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2022 से। पोर्टल में तो सर अगर मैं 21-22 का मेरा कोई बल्क में क्रेडिट बचा है जो ऑनलाइन छूट गया था, मैंने लिया नहीं, और वो मैं अभी क्लेम करूंगा, तो ये तो बताएगा फिर आप ज्यादा ले रहे हो, 2B में कम दिख रहा है। नहीं नहीं, ये सप्लायर का है, जो भी कंडीशन सप्लायर का, रिसिपिएंट का नहीं है। जी अब देखिए समझिए, जी सर। रिसिपिएंट को क्लॉज सी चेक करना है, कैसे चेक करेगा? 3B कैसे हेल्प कर रहा है? अगर सप्लायर GSTR 1 में टैक्स आ रहा है 100 रुपये और 3B में उसने पे किया 80 रुपया, शॉर्टफॉल कितने का है? 20 रुपये। 20 रुपये। और इसके 5 सप्लायर है, मतलब 5 रिसिपिएंट है, और सबका 20-20 रुपए का टैक्स है हर एक के इनवॉइस में। समझ रहे हैं आप? तो रिसिपिएंट 1 का, ये रिसिपिएंट 1 है, ये रिसिपिएंट 2 है, ये रिसिपिएंट 3 है, ये रिसिपिएंट 4 है, ये रिसिपिएंट 5 है। एक बात बताइए, इसमें 20 रुपया शॉर्टफॉल है पेमेंट ऑफ टैक्स का। जी सर। किसका शॉर्टफॉल है? रिसिपिएंट 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, किसका है? ये तो पता ही नहीं चल रहा है ना। ये तो पता ही नहीं लग रहा है ऐसे, किसका है। डिपार्टमेंट क्या करने वाला है? अच्छा, अब GSTR 2B कम्युनिकेट किसको करेगा 1 से लेकर 5 तक के बीच में? सबको, तो सबके पोर्टल पे दिखाई देगा। सबको फोटो पे दिखाएगा। बस सबका उठा के ब्लॉक कर देगा, जी बस सबको कहेगा क्रेडिट मत लो। हेलो, यस सर, इसका तो मीनिंग यही हो गया। अजीब सा रूल है ये, मतलब लॉ रूल तो नहीं है। तो 2B सबको कह देगा भैया क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई सप्लायर ने इसका टैक्स 20 रुपया कम जमा किया। अब क्या होगा उसके बाद? रूल आएगा ना अभी। हाँ, प्रिस्क्राइब रूल आएगा कि 2B में कैसे नजर आएगा, और कोई रूल नहीं आने वाला। रूल आएगा क्या, सबको ब्लॉक करेगा या किसी एक को ब्लॉक करेगा, ये रूल आ सकता है। न सप्लायर प्रूव कर सकता है कि मैंने किसका पेमेंट नहीं किया, न रिसिपिएंट ये प्रूव कर सकता है मेरा ही पेमेंट हुआ है। तो ये ब्लॉक किसका होगा? सबका हो जाएगा। जी सर। इसके बाद क्या होगा? अरे बोल दीजिए, इसके बाद क्या होगा? क्या कोर्ट में जा सकते हैं? कैन यू चैलेंज इट? सब लोग कोर्ट में बोले सर मेरा पेमेंट हुआ, मेरा पेमेंट हुआ। सबका कैसे ब्लॉक कर देंगे? और सबका ब्लॉक करते हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट को 20 रुपया किसी एक का ब्लॉक करना चाहिए। गवर्नमेंट को 20x4 80 रुपया का अनड्यू अनजस्ट एनरिचमेंट है। ये तो उल्टे लिटिगेशन बढ़ने का इसको लिटिगेशन बढ़ेगा ही प्रो ऑब्वियसली। राटा बेसिस से देना चाहिए सर। हाँ, अमित जी ने एक नया सिस्टम बना दिया। वो तो और खतरनाक है। प्रो राटा बेसिस पे कैसे दे देगा? नहीं दे सकता। समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है? ऑब्वियसली अविनाश जी ने कहा लिटिगेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, अब देखिए, लेकिन इसका लिटिगेशन शायद एक के केस में बढ़े, 2 के केस में बढ़े, लेकिन अब ये पांचों के पांचों इन सप्लायर के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। अब इकोनॉमिक डिस्कस कर रहा है तो भैया पेमेंट करो 20 रुपया, तो माल नहीं खरीदेंगे आपसे। यस और नो? ये अलग है, ये इकोनॉमिक है, लेकिन लॉ अगर आप देखेंगे तो इट इज ए कॉज ऑफ लिटिगेशन। अब आते हैं इसमें, आपका सप्लायर 2B से ज्यादा क्रेडिट क्लेम कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? बाकी आपका इनवॉइस सब नजर आ रहा है, पेमेंट भी कर रहा है, लेकिन वो जो क्रेडिट क्लेम कर रहा है वो 2B से ज्यादा क्लेम कर रहा है। बताइए।
इसमें इसके केस में भी रिसिपिएंट का क्रेडिट ब्लॉक होगा। किसका करेगा? मुझे लगता है सबका करेगा, जी सर। और उसमें लिमिट देगा। ऐसा नहीं है कि सबसे पहली बात 2B से ज्यादा क्रेडिट सप्लायर क्लेम कर नहीं सकता, जी सर। लेकिन अगर करता है तो क्या होगा? एक बार ये लॉ फिर दोबारा पढ़ते हैं, लिमिट वर्ड लिखा हुआ है। By any registered person who during such period as may be prescribed has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him with clause A by such limit as may be prescribed. Clause A क्या है? ये क्या है? By any registered person who during such period as may be prescribed has availed the auto-generated statement under subsection 1 shall consist of details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient. ठीक है? And auto-generated statement 2B है, याद रखिएगा। उसमें दो चीजें रहेंगी, एक तो रिसिपिएंट कितना क्रेडिट अवेल कर सकता है, दूसरा डिटेल्स ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सच क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड वेदर होली और पार्टली। होली और पार्टली का मतलब थोड़ा सा मिलेगा, बाय द रिसिपिएंट अकाउंट ऑफ डिटेल्स ऑफ सच सप्लाई बीइंग फर्निश्ड अंडर सेक्शन 37। ठीक है, तो ये सारा सप्लायर के लिए है। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि सप्लायर हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैज अवेल्ड क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ एन अमाउंट that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause A। ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब सप्लायर का 2B by such limit as may be prescribed। देखिए क्या कहना चाह रहा है, सप्लायर रिसिपिएंट 3B ग्रेटर देन 2B। अब देखिए होगा क्या, 2B में 100, 3B में उसने 120 क्लेम कर लिया, हमारी लिमिट 20% प्रिस्क्राइब है, अप टू 20% क्लेम, अप टू 20% तक का अगर ये क्लेम कर रहा है तो रिसिपिएंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक बात है? हेलो, अगर सप्लायर ने 20% तक एक्सेस क्रेडिट क्लेम कर लिया है तो रिसिपिएंट पे आईटीसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसने 130 रुपया क्लेम किया है ग्रेटर देन 100 तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, नो आईटीसी। ठीक बात है? हाँ ना? बड़ा खतरनाक चीज। यस सर। ये समझ में आ गया बाय सच लिमिट। अब ये कर क्या रहे हैं, लेकिन सप्लायर को नहीं छोड़ेंगे, सप्लायर के ऊपर अलग से चल रहा होगा कहानी कि भैया 2B से ज्यादा क्यों लिया, तो इसका अलग प्रोसीडिंग चलेगा, लेकिन यहां पर रिसिपिएंट बेचारा फंसा रहेगा। लेकिन ये ज्यादा क्लेम करने से इसको क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? क्या ये फेक इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट पास ऑन कर रहा है? हेलो? नो नहीं, नो कोई जरूरी नहीं है, हाँ जी? कोई जरूरी नहीं फेक नहीं है। इसका सप्लायर का कोई कहानी होगा। नहीं, सप्लायर फ्रॉड हो सकता है जो ज्यादा क्लेम करके पास ऑन कर रहा हो, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? तभी तो ये लिमिट possibility लगा है। रहे हैं, इसके ऊपर लिमिट इसीलिए लगा रहे हैं, और कोई कारण तो है नहीं। चलिए आगे देखते हैं और क्या कंडीशंस लगा रहे हैं। By any registered who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of 49 subsection 12 subject to such conditions and restriction as be prescribed। 49 subsection 12 क्या एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट है? देख लें एक बार।
49 सबसेक्शन 12। ये तो 86B ले जा रहा है हमें। क्या है रूल 86B? कोई रिस्ट्रिक्शन है? हाँ, तो जो 1% पे करना है यस यस 1% वाला। इसका मतलब अगर 86B का वॉयलेशन है, अगर आपका सप्लायर 86B का वॉयलेशन कर रहा है तो रिसिपिएंट का क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। वाह, अच्छा है सर, सही है अच्छा है। सर। ये फेक इनवॉइस को स्टॉप करने के लिए किया है इन्होंने। तो आपको सप्लायर बहुत सोच समझ के चुनना होगा। आपने सोच समझ के चुना, उसके बावजूद ये सब हो गया। देखिए ये सब आया इसलिए क्योंकि वी डिड नॉट एक्सेप्ट वन जो मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट, मैचिंग वाला हमने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए ये सब आया, नहीं तो आना नहीं आता। क्या कहते हैं आप? अगर 1 2 3 होता सर तो मैचिंग, सर 86B का जो मैचिंग वायलेशन वाला हाँ हाँ, छावर जी बोलिए, बोलिए छावर जी। सर 86B का वायोलेशन है। अभी जैसे उसमें बहुत सारे क्लॉजेज है, जैसे डायरेक्टर्स ने 1 लाख रुपीस के अबाउट टैक्स पेमेंट किया एंड ऑल। ये सॉफ्टवेयर तो मतलब सॉफ्टवेयर में सारी चीजें थोड़ी इनकॉर्पोरेटेड रहेगी, वो तो Correct. सीधा सीधा नोटिस निकाल देगा। करेक्ट करेक्ट। 86B का वॉल्यूशन जब प्रूव हो जाएगा तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ओके सर, ओके सर। ऐसा आ ही नहीं सकता, नहीं तो वो पॉसिबल ही नहीं है, प्रूव हाँ। होना चाहिए। देखिए 1 से ज्यादा पेमेंट, वंस टैक्स पेबल मोर है, मतलब 3B में कम टैक्स पे किया, क्रेडिट ज्यादा लिया, ये तो आसान से पता लग जाएगा। ये तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये तो पोर्टल पता करेगा। अमित जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, वही 86B का ही जो था उसके लिए सर। हाँ हाँ, प्रूव होगा तभी। ये जब रूल आएगा तो उसमें लिखेंगे, और जब रूल आएगा तो ये जो क्लासेस है जो हमने अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उम्मीद है जो हमने कहा है उसी के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इंटरप्रेट ही कर रहे हैं, कुछ और मैजिक तो कर नहीं रहे। रूल तो इसको पहले लाना पड़ेगा, इसको Yes. डेट से पहले लाना पड़ेगा। हाँ, रूल लेके आए। अब गया ये वाला तो इस मुझे नहीं लगता एप्लीकेबल करेंगे भी। सेक्शन 38 इस फाइनेंशियल ईयर में वो रूल लेके आएंगे, इसका चांस कम है, लेकिन देखिए क्योंकि रूल तो तभी आएगा जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। कब है मीटिंग जीएसटी काउंसिल की? नवंबर में, अक्टूबर में होने वाला था, लेकिन हाँ, जब भी होगा उसके बाद ही आएगा, उससे पहले तो आने से रहा। और जल्द देखिए कब लेके आओ, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे ही तो रूल आएगा, उससे पहले कैसे आ जाएगा? अपने आप तो आएगा नहीं। तो ये लोग जितने चेंजेस लाते हैं उतने लिटिगेशन को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखिए क्लॉज 1 जो है, रजिस्टर्ड हाँ। पर्सन, नया जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर उसने उससे आपने माल खरीदा और उसका अगर प्रिस्क्राइब्ड है कि वह 2 महीने ब्लॉक करना या कुछ, तो हाँ, 2B में आएगा लेकिन वो ब्लॉक हो जाएगा। वो ब्लॉक हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो लेकिन इसमें रिसिपिएंट की क्या है, तो उसका तो पैसा गया हुआ है, उसका अननेसेसरी। संतोष जी, इसीलिए मैंने एग्जांपल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नवरत्न कंपनी का लिया। आज मोदी जी मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब कह रहे हैं ना, तो दिस इज नॉट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरा, तो ये करना क्या चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी आपने कहा तो मुझे याद आ रहा है, कोई नया पर्सन रजिस्ट्रेशन लेता है, उसका आधार कार्ड वेरीफाई होना चाहिए। नहीं आधार कार्ड है तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ठीक बात है या नहीं? जी सर। तो ये करेंगे क्या, जैसे ही कोई नया रजिस्ट्रेशन लेता है यस, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन या आधार कार्ड वेरिफिकेशन के करेंगे, और जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी रिसिपिएंट उस सप्लायर का क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। तो ये लोग न्यू रजिस्ट्रेशन में जो वही करने वाले हैं, वेरिफिकेशन। अब आप सोचिए नया रजिस्ट्रेशन देने में वो कितना दिमाग लगा रहे होंगे।
रिसिपिएंट सप्लायर को प्रेशर डाल रहा होगा, सप्लायर ऑफिसर को प्रेशर डालता होगा कि भैया जल्दी से फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, जो करना करो, लेकिन मुझे मेरा क्रेडिट मत। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी एक खतरा रहेगा कि वो कहीं वो सप्लायर का जो GST 1(2)B के साथ कुछ, मुझे लगता है डिपार्टमेंट को भी एक पोर्टल में डैशबोर्ड मिलेगा जहां पर ये वो खुद ब खुद मैनुअली, ऑटोमेटिक तो हो नहीं सकता, मैनुअली क्रेडिट ब्लॉक करेगा रिसिपिएंट का। तो एक नया टैक्स टेररिज्म, नया तरह का सर जब भी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उस टाइम तो आधार तो वेरीफाई हो ही रहा है ना सर। हाँ ठीक बात है, आधार उसके बाद ही वेरीफाई तो हो रहा है। रजिस्ट्रेशन मिलता है। यस, तो लेकिन वापस- आधार करेक्ट, तो वापस वो क्यों आएंगे प्लेस ऑफ बिल? मैं बता रहा हूँ आधार कार्ड, जो फेक आधार कार्ड भी बहुत आज चल रहा है। मैंने देखा है कि एक जो बिजली का बिल है वो जो आपका फ्लैट के नीचे छोड़ के चले जाते हैं, उसी को उठा उठा के लोगों ने रजिस्ट्रेशन ले लिया था। एक केस आया था, पढ़ा होगा आपने, किसी और आधार कार्ड के बेसिस पे आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और फिर सारे भाग गए। ऐसे भी तो केस है सर। लेकिन बैंक अकाउंट भी तो अपडेट करवा रहे हैं सर वो। हाँ, बैंक अकाउंट अपडेट रजिस्ट्रेशन के 45 डेज के अंदर होता है। जी सर, तो वहां पे भी तो डॉक्यूमेंट देना ही पड़ता है, बैंक जैसे फेक अकाउंट खोलेगा नहीं। यस, लेकिन अगर आपने अपडेट नहीं किया तब तो चलता रहेगा ना, इसमें 6 महीने भी निकल सकता है, एक साल भी नहीं निकल नहीं, सकता है। 45 दिन बाद बंद कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। ये सस्पेंशन के Automatic प्रोविजन में बंद लिखा हो हुआ है, सस्पेंशन के प्रोविजन में लिखा हुआ है, अगर 45 डेज के अंदर अगर आपने बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया, योर रजिस्ट्रेशन विल स्टैंड सस्पेंडेड। लिखा हुआ है। लोग पहले एक जगह बैठ के 2 साल तक GST का फ्रॉड करते थे। इन प्रोविजन के आने के बाद रिसिपिएंट का कान खड़ा रहेगा, आंखें अच्छी तरह से देखेगी कि सप्लायर मेरा भाग तो नहीं रहा है। अब सप्लायर वहां पर 2 महीने, एक जगह से 2 या 3 महीने से ज्यादा वो फ्रॉड नहीं करेगा, ये सब प्रोविजन आने के बाद। एक्चुअली उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम उन्होंने जो बोला था, अगर वो अगर लेके आते थे तो भी थोड़ा हैंडी होता था कि रेसिपिएंट को चुनने के लिए कि बाबा हम किससे खरीदे। ठीक बात। फ्रॉड तो अभी भी हो ही रहा है सर। हाँ, फ्रॉड तो अभी भी हो रहा है, फ्रॉड तो अभी भी हो रहा है, विलेन तो रहेगा ही दुनिया में। बस वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, पहले जो सप्लायर थे सर 100% बिल में माल आता था, अभी वो रेशो 70-30 हो गया है। 30% का बिल है और 100% का, मतलब माल 100% आ रहा है, बिल 30% का आ रहा है। ये वापस चालू हो गया है सर। ठीक रूट में। बाकी तो कोई खास अमेंडमेंट है नहीं। और सर ये जो फेक इनवॉइस, हाँ बोलिए। सर ये जो फेक इनवॉइसिंग बोल रहे हैं, तो वो कैसे पकड़ते हैं? जब उसका 2B 3B या उसकी चेन पकड़ते हैं ना। मैं आपको बताऊं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दुनिया भर का फेक इनवॉइस हो रहा है। वहां पे कोई चेन नहीं है, कोई लिंक नहीं है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो इनपुट इनवर्ड ले रहे हैं वो सब फेक इनवॉइस ही है। वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिंकिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, तो वहां तो पकड़ ही नहीं रहे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट और है, सेक्शन 41। इसमें हमने एक डाला भी है, देखिए सेक्शन 41। पुराना सेक्शन 41 में पहले हम लोग क्रेडिट प्रोविजनल बेसिस पे लेते थे कि चलो 2A में नहीं भी आया तो भी क्रेडिट ले लेते हैं। 17, 18, 18, 19, 19, 20 इतने सारे हमने नोटिस के रिप्लाई दिखलाए और सेक्शन 41 हमने कोट करते थे कि वी आर अलाउड टू टेक ऑन क्रेडिट ऑन ए प्रोविजनल बेसिस। तो अप्रैल का इनवॉइस भले GST या 2A में नजर नहीं आ रहा हो, हम अप्रैल में क्रेडिट लेते थे। सही बात है या नहीं?
बाद में 16/4 के अकॉर्डिंग उसके बाद इसको रिकंसाइल करके क्रेडिट ले लेते थे। तो पहले हमें क्रेडिट किस बेसिस पे मिलता था? प्रोविजनल बेसिस पे। अब इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, थोड़ा सा प्रोविजनल वर्ड ऑन ए प्रोविजनल जो रेड है वो गायब है, टेक की जगह अवेल है और ऑन ए प्रोविजनल बेसिस है ही नहीं इसमें। अब देखिए क्या है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन एज may be prescribed be entitled to avail the credit of eligible input tax as self-assessed in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger। तो प्रोविजनल बेसिस पर क्रेडिट लेना नहीं है, जितना 2B में नजर आ रहा है उतना हो गया बस। 2B से ज्यादा आप ले ही नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते 2B से जो ज्यादा हमने लिया वो प्रोविजनल बेसिस पे है, बाद में एडजस्ट करेंगे, बाद में रिकंसाइल करेंगे, ना ना, हर मंथ रिकंसाइल करना है। ठीक बात है? ये तो पहले ही आ चुका है ना सर? नहीं, 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। मैंने अभी तो मैंने कल मैंने 31 सितंबर तक प्रोविजनल बेसिस दिया हुआ था क्या? हाँ था, ही ऐसे ही था। फिर ये 180 डेज वाला रीअवेलमेंट वाला है कि अगर आपने द क्रेडिट ऑफ आईटीसी अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1, ये वाला, in respect of such supply of goods or services, the tax payable where has not been paid by the supplier shall be reversed। सर एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अभी यहाँ पे उन्होंने रिवर्स करने के लिए विथ इंटरेस्ट, मान लीजिए कि अभी मार्च महीने का उन्होंने अप्रैल में किया, सॉरी अगस्त में किया, तो इनको रिवर्स करके उनको पे करना है अगर उसने किया, लेकिन बाद में जो सप्लायर पे करता है वो विथ इंटरेस्ट पे करे, यानी कि वो डबल इंटरेस्ट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या रिफंड क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट के? एक मिनट, ये कहानी अलग नजर आ रही है मेरे को, एक मिनट होल्ड कीजिए। The credit of input tax availed by a registered person under subsection 1 in respect of such supply of goods or services, the tax payable whereon has not been paid by the supplier। ये क्या बोला है? सप्लायर रिसिपिएंट, टू बी में नजर आ रहा है, इसने 3B में ले भी लिया। ठीक बात है? अब इसने क्लॉज सी के अकॉर्डिंग टैक्स पे नहीं किया। यही है ना, द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बोथ द टैक्स पेबल वेयरऑन हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर जी शैल बी रिवर्स। इसको कैसे पता लगेगा? सेक्शन 38। हाँ वही होगा, तो ये रिवर्स करेगा, ये रिवर्स करेगा विद इंटरेस्ट। विथ इंटरेस्ट जी, ओहो, अभी भी तो सर ऐसे ही करता है, रिवर्स जो करता है विद इंटरेस्ट ही करता है। नहीं वो इंटरेस्ट की बात अलग है, लेकिन इससे वो रिवर्स करवा रहे हैं। चलिए, तो क्या मान लीजिए ये प्रूव कर देता है कि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर प्रोसीडिंग चलाई, इसने पे नहीं किया, तो रिसिपिएंट को नोटिस दे देगा, भैया रिवर्स करो, ये रहा सेक्शन 41 सबसेक्शन 2, पहले नहीं था। अब मैं रिवर्स कर दे तो बाद में सप्लायर ने DRC 03 से पेमेंट कर दिया, तो वापस रिएबल कर लेना। तो ये लोग लिख रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेड सप्लायर मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अफोरसेड, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन मे रीअवेल द अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिवर्स बाय हिम इन सच मैनर। यहाँ शैल रिवर्स है और यहाँ मे रिवर्स है। लेकिन यहाँ पे तो इंटरेस्ट डबल हो गया, सप्लायर भी के नहीं एक मिनट संतोष जी, इंटरेस्ट तो बहुत मामूली सी चीज है, मे रीअवेल द अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिवर्स बाय हिम इन सच मैनर। मैं रीअवेल कर सकता हूँ, कब रीअवेल कर सकता हूँ? 16/4 जब सप्लायर पेमेंट कर देगा तो। नहीं क्या, एक मिनट बस, अरे सप्लायर 3 साल बाद पेमेंट कर रहा है, हाँ तो क्या मैं रीअवेल कर सकता हूँ?
हाँ सर कर सकते हैं, रीअवेल टाइम पीरियड नहीं है ना। कहाँ कर लिखा सकते हुआ हैं है, तो उसकी कहाँ लिखा ये हुआ पड़ा है? हुआ है हाँ, यहाँ पे। है सर। वो 180 डेज में है। हेलो, एक मिनट रुक जाइए, मिक्स कर रहे हैं, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, हो सकता है आप सही हो। जी 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 जी। रीअवेल का जो टाइम है वो 180 डेज में लिखा हुआ है। रीअवेल सेक्शन का टाइम नहीं है सर। रूल 39 नहीं 37 है, और 16(4) में भी लिखा हुआ है। रीअवेल का टाइम नहीं है। पहले मैं दिखलाता हूं आपको 16(4). D. Provided further that the recipient fails to pay to the supplier of goods other than the supplies on which taxes within 180 days. Provided also that recipient shall be entitled to avail of the credit tax on the payment made by him on the business along with. ये recipient उसको claim कर सकता है, ठीक है। अब मैं आप 16(4) कहाँ है? 16(4) इतना ही है, ओके ठीक है। 16(4) रूल 36, रूल 37 कहाँ है? ये रहा। Where the said registered person, ये रूल है। 4 नंबर पॉइंट में, 4 नंबर पॉइंट में सर। हाँ, the limit, time limit shall not apply। ऐसा 41 में नहीं लिखा हुआ है कि टाइम लिमिट शैल नॉट बी अप्लाई। या तो वो रूल निकाले और रूल में लिखे टाइम लिमिट विल नॉट अप्लाई, तब तो समझ में आता है। तो रीअवेलमेंट में 16(4) का भी जितना सेक्शन है उससे तो ये लग रहा है सेक्शन 16(4) का लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा। कि कैसे, या तो प्रिस्क्राइब यहां पर लिख देते साथ में सेक्शन में ही, सेक्शन में लिखा नहीं, इसका मतलब डाउट होता है कि भैया रूल में भी नहीं लिखेंगे। ये तो दिया हुआ ना, इसलिए प्रिस्क्राइब। उनसे रिवर्स तो करवा लेंगे लेकिन रीअवेलमेंट का टाइम लगा देंगे। अगर 16(4) का तो गया वो। ये रहा। मेरा डर समझ में आ रहा है आपको? यस सर। आप संतोष जी इंटरेस्ट के बारे में कह रहे, डबल इंटरेस्ट बताइए संतोष जी कैसे? सर एक बार ये वापस बताते हैं, ये है क्या सर एक बार? अरे आप क्या चाय पीने लगे थे? सप्लायर रिसिपिएंट, सप्लायर ने इसने 100+18 दे भी दिया। जी सर। इसको लैपटॉप को दिखलाना पड़ेगा। 118 रुपये मिला, और लेकिन इसने 118 रुपये अपने पास रख लिया, 18 रुपये गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। क्लॉज सी का वॉल्यूशन है। हाँ क्लॉज सी का वॉल्यूशन है, और इसने लेकिन 1 में जरूर दिखलाया इसको। ओके। इसका इनवॉइस 1 में जरूर 3B दिखलाया, में पेमेंट नहीं किया, लेकिन 3B में पेमेंट नहीं किया। जी सर। अब जब 3B में पेमेंट नहीं किया तो ये रिसिपिएंट को पता कैसे लगेगा? सेक्शन 38 से 5 रिसिपिएंट को 5 को क्रेडिट रिवर्स करवा देगा। ये 20 रुपया अगर पेमेंट नहीं किया, अभी जो एग्जांपल लिया था 20 रुपये का पेमेंट नहीं किया, वो 20 रुपया का सब में है, 5 रिसिपिएंट 5 का वो रिवर्स करवा दिया, सब पेमेंट नहीं हुआ है। फिर ये कह रहा है अच्छा पेमेंट अगर हो जाए तो रीअवेल कर सकते हैं। वो प्रॉपर लिखा नहीं है सर, वो नहीं कर लेकिन ये पाएंगे। जो रीअवेल का जो टाइम लिमिट है वो 16(4) तो एप्लीकेबल है ही ना। वो एप्लीकेबल है सर, याद 100% रखिएगा, है सर। याद रखिएगा, जहां जहां रीअवेल लिखा हुआ है वहां 16(4) का एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट जहां पर उसको कहा गया, जैसे रूल उस 37 में अभी हमने पढ़ा 37 में है ना, जो हाँ। 30 में दिया सर, 180 डेज वाला। हाँ 180 डेज वाला शैल नॉट अप्लाई। जी सर। ये इतना बड़ा प्रोविजन था, यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था। पार्लियामेंट कानून है तो कानून में लिखना चाहिए 16(4) एप्लीकेबल नहीं होगा, रूल में जाके लिखेंगे अगर लिखते हैं तो 1% चांस। चलिए, और किसी को इसमें सेक्शन 41 में कुछ कहना?
47 क्या 47 क्या चेंज हुआ? हम्म 47 क्या चेंज हुआ है? आवाज नहीं आ रही है। 47 में क्या चेंज हुआ है? सेक्शन 47 तो लेट फीस है, कुछ क्या चेंज हुआ है? लेट फीस उसमें जीएसटीआर 2 का हटा दिया और टीसीएस का लेट फीस डाल दिया। हाँ, तो ये 41 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था कर लिए, जहां मैचिंग का जितने भी सेक्शन थे सारे हटा दिए, उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स थे वो सारे हटा दिए। और 49 ये पहले ही एप्लीकेबल हो गया 1 जुलाई 2017 से आ रहा है। ये रूल 86B का पेरेंट सेक्शन लेके आ गए, 50 पहले ही एप्लीकेबल हो गया, 54 रिफंड वाला है बस। इसके बाद ये एक और नोटिफिकेशन लेके आए 19/2022, ये 1 अक्टूबर 2022 से कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन में उन्होंने लिखा था कि हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे कितने समय के लिए अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो ये कहता है कि अगर आप 3B2 टैक्स पीरियड का फाइल नहीं करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। मंथली वाले के लिए 6 महीना, हाँ, बीइंग अ मंथली प्रोबेशन वाले कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। और ये किसके लिए? क्वार्टर वाले के लिए 2 पीरियड, मंथली वाले के लिए 6 पीरियड। ठीक है, ठीक है। रूल 36 क्लेम ऑफ क्रेडिट, जहां जहां जीएसटीआर 2 का रेफरेंस था वहां सब जगह हटा दिया, जहां जहां इनवर्ड सप्लाई का रेफरेंस था सब जगह हटा दिया। रूल 37 1 2 3, अरे रूल 37 अभी तो हमने पढ़ा। हाँ ठीक, 1 2 3, हाँ 1 2 रिप्लेस किया, 3 ओमिट किया, 4 वहीं का वही है। ये संतोष जी क्या है? ये 7 में 7 में इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था, इंटरेस्ट नहीं लेना आप। The registered person shall be liable to pay interest at the rate notified under 51 for the period starting from the date of availing credit on such supply till the date when the amount added to tax liability as mentioned in this। यानी कि अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया है, मैं रिवर्सल करता हूं तो मुझे कोई अब इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं है। हेलो, हाँ जी सर। है ना? ये थर्ड अगर ओमिट कर दिया गया, थर्ड में तो इंटरेस्ट मांग रहा था, यस अब इंटरेस्ट की लायबिलिटी खत्म कर दी गई। यस तो संतोष जी ये कह रहे थे कि डबल इंटरेस्ट है। मुझे लगता है जो सेक्शन 41 हमने पढ़ा है वहां पर जो रूल्स लेके आएंगे उसमें इंटरेस्ट की लायबिलिटी वो खत्म करेंगे। यस चलिए, दैट इज गुड। तो सर जो 180 डेज में था 37 में, वहां पे अब इंटरेस्ट के साथ रिवर्स नहीं करना है मतलब? नहीं, तो इफेक्टिव कब से हुआ है सर? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2022। इसके पहले तो सर करवाएंगे, ऑफिसर बोलेगा कि आप करो, ये तो अभी से हुआ है। हाँ वो तो करवाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट मैं दोबारा बता देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट आप masterlearnings.com से डाउनलोड कर सकते हैं और ये वीडियो वहीं पर मैं अटैच भी कर दूंगा। पूरा फाइनेंस बिल है ना? फाइनेंस एक्ट है, बिल था अब एक्ट है, और यहाँ पर हमने लिख दिया कौन सा सेक्शन किस डेट पर इफेक्टिव है। अच्छा अच्छा, नया पुराना ये सारा लिखा हुआ है। सेक्शन 41, बाप रे बाप, मुझे तो आपके साथ डिस्कस किया तब जाके मुझे लगा कि ये तो खतरनाक है। सेक्शन 41 1
the claim of this section 16 subsection 2 clause C, conditions not satisfied. Also read section, ठीक है, रिवर्स्ड दिए पे रूल आएगा तब पता लगेगा क्या कहानी हो रही है। चलिए, कैसा रहा डिस्कशन? बहुत बढ़िया सर। बाकी जितने YouTube में किए लोगों ने अपलोड किए हैं वो भी आपने देखे होंगे, और आपको बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं बोलूंगा तो दिक्कत है। उससे बहुत डिटेल है या नहीं है? बहुत ज्यादा डिटेल। बाकी लोग सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, हवा में डिस्कशन, और इतना डिटेल में कोई जाता नहीं है। और जब हम लोग कहते हैं कि वी आर द बेस्ट, तो मुझे लगता है कि हाथ जोड़ के कहते हैं, और आपके सामने ही इंटरप्रेट कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि और आप लोग के हेल्प से ही होता है इंटरप्रिटेशन, है ना? जी चलिए, बाकी लोगों को भी बताइए, रिकमेंड कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं उनका व्यू बहुत अच्छा है, और हम लोग इतना अच्छा करने के बाद कभी कभी लगता है वी आर नॉट फॉर द मासेस, वी आर फॉर द क्लासेस। कि जो वाकई में जीएसटी सीखना चाहते हैं और अच्छा जीएसटी सीखना चाहते हैं, शॉर्टकट नहीं करना चाहते हैं, वही हमारे पास आते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे। क्या कहते हैं आप लोग? एकदम सही। हाँ, आप लोगों को बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं बोलूंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, आप लोग बोलेंगे तो लोग विश्वास करेंगे। इसीलिए आप लोग से पूछता हूं मैं, मुझे तो पता है। ठीक है जी सर। कल मिलते हैं, 73 74 को दोबारा करते हैं। ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।